दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए। आप अपने परिवार के साथ एक ऐसी जगह जाते हैं जहां जिंदगी और मौत के बीच की दीवार सिर्फ एक चेतावनी बोर्ड की जितनी पतली है। आप उस बोर्ड को देखते हैं, पढ़ते हैं, मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और फिर अगले ही पल वो होता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक विशाल राक्षस पानी के अंदर से निकलता है, आपको अपने जबड़ों में जकड़ता है और हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाता है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है जो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में कुछ ही दिनों पहले घटी। एक ऐसा दामाद जो अपनी सास को सगी मां से भी ज्यादा मानता था, जो अपने रिश्तों के लिए 650 किलोमीटर का सफर तय करके आया था, जिसने हर रिवाज को तोड़कर अपनी सास की चिता खुद सजाई थी। वो आदमी कुछ ही मिनटों बाद जिंदगी की उस लड़ाई में हार गया जिसका अंत पहले से ही तय था। आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि आखिर वो कौन सी 5 चेतावनियां थी जिन्हें दीपक शर्मा ने नजरअंदाज किया। आखिर वो कौन सा एक ऐसा पल था जब मौत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वो हंसता रहा। और सबसे बड़ी बात, आखिर वो नाविक कौन था जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना उस मगरमच्छ का पीछा किया। पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि कहानी का जो आखिरी मोड़ है वो आपको अंदर तक हिला कर रख देगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड और आपके साथ मैं हूं राहुल यादव। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं ठीक उस तारीख से जब सब कुछ सामान्य था। तारीख थी 20 मई 2026। जगह थी ग्रेटर नोएडा का परी चौक के पास सिग्मा 2 इलाका। एक हरा भरा सा घर, एक खुशहाल सा परिवार। दीपक शर्मा उम्र करीब 30 साल अपनी पत्नी रेखा और 4 साल की प्यारी सी बेटी निक्की के साथ अपनी जिंदगी में मगन था। सुबह का वक्त था, चाय की प्याली अभी टेबल पर रखी ही थी कि अचानक दीपक का फोन बजता है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक ऐसी आवाज आती है जो पल भर में पूरे घर का माहौल बदल कर रख देती है। फोन पर बताया जाता है कि उसकी सास उर्मिला शर्मा, जो काफी लंबे समय से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रही थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। दीपक के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। एक पल को वो स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला, क्योंकि अब उसे सबसे पहले अपनी पत्नी को संभालना था। उसने रेखा को आवाज दी और कहा कि रेखा, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें अभी इसी वक्त गांव के लिए निकलना है। रेखा ने जब वजह पूछी तो दीपक की जबान लड़खड़ाने लगी। उसने धीरे से बस इतना कहा कि मां अब हमारे बीच नहीं रही। ये सुनते ही रेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन वक्त बर्बाद करने का मौका नहीं था। दोनों ने अपनी 4 साल की बेटी निक्की को उठाया, जरूरी सामान बैग में डाला और गाड़ी में बैठकर निकल पड़े उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की तरफ। ग्रेटर नोएडा से गोंडा का सफर दोस्तों कोई छोटा सफर नहीं है, पूरे 650 किलोमीटर का रास्ता। रात भर गाड़ी चलती रही। दीपक की आंखों में नींद थी, लेकिन दिल में अपनी सास के लिए वो प्यार था जो उसे रुकने नहीं दे रहा था। रास्ते भर रेखा सिसकती रही और दीपक उसे ढांढस बंधाता रहा। आखिरकार सुबह करीब 9:30 बजे ये परिवार गोंडा जिले के उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के डीहा गांव पहुंचते हैं। गांव में पहले से ही मातम का माहौल था। रिश्तेदार आ चुके थे, पड़ोसी जमा थे और बीच में रखी थी उर्मिला शर्मा की पार्थिव देह। रेखा अपनी मां का चेहरा देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। दीपक ने अपनी पत्नी को संभाला, अपनी छोटी बेटी निक्की को गोद में लिया और अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट गया। अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है दोस्तों। दोपहर के करीब 12 बज रहे थे। सूरज सिर पर चढ़ा हुआ था। परिवार वालों ने उर्मिला शर्मा की पार्थिव देह को उठाया और चल पड़े सरयू नदी के किनारे बने मोहम्मदपुर उदयभान पाही घाट की तरफ। ये वही सरयू नदी है दोस्तों जिसके किनारे भगवान राम की नगरी अयोध्या बसी हुई है। ये वही पवित्र नदी है जिसमें लोग अपने पुरखों की अस्थियां विसर्जित करते हैं। लेकिन इस नदी का एक और चेहरा भी है, ये डरावना चेहरा जिसके बारे में बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं। घाट पर पहुंचते ही दीपक ने अपनी आस्तीनें चढ़ाई और चिता सजाने में जुट गया। उसने जमीन को समतल किया, लकड़ियां करीने से लगाई। हर एक काम को वो ऐसे कर रहा था जैसे वो उर्मिला शर्मा का अपना सगा बेटा हो। तभी गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति राजेश शुक्ला दीपक के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, बेटा रुक जा, ये काम तू नहीं कर सकता। हिंदू रीति रिवाज में दामाद अपनी सास की चिता नहीं सजाता, ये परंपरा के खिलाफ है। दीपक ने एक पल के लिए राजेश शुक्ला की तरफ देखा और फिर बहुत शांत आवाज में जवाब दिया, चाचा जी, ये मेरी सास नहीं थी, ये मेरी माँ थी, मेरी अपनी सगी माँ से भी ज्यादा। तो फिर बेटा अपनी माँ की चिता क्यों नहीं सजाएगा? दीपक का ये जवाब सुनकर वहां खड़े सारे लोग चुप हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक सके।
चिता पूरी तरह तैयार हो गई। उर्मिला शर्मा की पार्थिव देह को चिता पर लिटाया गया और फिर उनके 12 साल के बेटे राज ने अपनी मां को मुखाग्नि दी। आग की लपटें आसमान की तरफ उठने लगी, मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। रेखा अपनी मां की चिता के सामने बैठी रो रही थी। दीपक उसके पास खड़ा होकर उसे संभाल रहा था। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अपने आखिरी पड़ाव पर थी और यहीं से दोस्तों शुरू होती है वो कहानी जिसके बारे में आज पूरा देश बात कर रहा है। दीपक ने सोचा कि अब वो अपने हाथ पैर धो ले, क्योंकि चिता सजाते सजाते उसके हाथ काले हो चुके थे। उसने सरयू नदी की तरफ देखा। नदी का पानी शांत बह रहा था, ऊपर से एकदम साफ, एकदम निर्मल। दीपक धीरे धीरे चलते हुए नदी के किनारे की तरफ बढ़ने लगा और बस यहीं उससे पहली गलती हुई। जैसे ही दीपक नदी के करीब पहुंचा, उसकी नजर एक बड़े से बोर्ड पर पड़ी। उस बोर्ड पर वन विभाग ने बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा रखा था कि सावधान, इस नदी में मगरमच्छ हैं, पानी के पास जाना खतरनाक है। दीपक ने वो बोर्ड पढ़ा। एक पल के लिए वो रुका भी, लेकिन फिर उसने उस बोर्ड को नजरअंदाज कर दिया। शायद उसने सोचा होगा कि बोर्ड तो बस लोगों को डराने के लिए लगाए जाते हैं। शायद उसने सोचा होगा कि दिन के उजाले में इतने सारे लोगों के बीच भला क्या खतरा हो सकता है। शायद उसने सोचा होगा कि वो बस कुछ सेकंड के लिए ही तो जा रहा है। लेकिन उसे क्या पता था कि सरयू नदी की उस शांत सतह के नीचे एक ऐसा शिकारी छुपा बैठा था जो उसके हर मोमेंट पर नजर रखे हुए था। दीपक नदी के किनारे पहुंचा और जैसे ही वो पानी की तरफ झुका, घाट पर मौजूद गांव वाले जोर जोर से चिल्लाने लगे, दीपक भाई रुक जाओ, पानी के पास मत जाओ, यहां मगरमच्छ है, मगरमच्छ। लेकिन दीपक ने इन आवाजों को अनसुना कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए पीछे पलट कर देखा, हाथ हिलाया जैसे कह रहा हो कि चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। फिर उसने झुककर पानी अपने हाथों में लिया और मुंह धोने लगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार। पानी ठंडा था, सुकून देने वाला था। थकान भरे सफर के बाद उसे अच्छा लग रहा था और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक नदी की सतह पर हल्की सी हलचल हुई। पानी थोड़ा सा हिला, लेकिन दीपक का ध्यान वहां नहीं था। उसकी आंखें बंद थी, वो मुंह धोने में मगन था और तभी सरयू नदी की गहराइयों से एक विशाल काला साया तेजी से ऊपर की तरफ उठा। वो था एक बहुत बड़ा मगरमच्छ। कहते हैं कि उसकी लंबाई 12 से 14 फीट के बीच रही होगी। उसके मुंह में नुकीले दांतों की एक पूरी कतार थी जो किसी भी चीज को चीर सकती थी। मगरमच्छ ने पानी से बाहर आते ही एक ही झपट्टे में दीपक के सर को अपने जबड़ों में जकड़ लिया। दीपक के मुंह से एक चीख भी नहीं निकल पाई। 1 सेकंड पहले वो जिंदा था, हंस रहा था और अगले ही सेकंड वो मगरमच्छ के जबड़ों में था। मगरमच्छ ने अपनी पूरी ताकत से दीपक को घसीटा और उसे पानी के अंदर खींच लिया। घाट पर खड़े लोग ये सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे थे। पल भर के लिए सबकी सांसें रुक गई थीं। फिर जब होश आया तो चीख पुकार मच गई। औरतें जोर जोर से रोने लगी, बच्चे डर के मारे माओ से चिपक गए, मर्द इधर उधर भागने लगे। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि नदी में उतरकर दीपक को बचाए, क्योंकि सब जानते थे कि अगर वो नदी में उतरे तो उनका हाल भी दीपक जैसा ही होगा। लेकिन दोस्तों, उसी भीड़ में एक ऐसा बहादुर इंसान भी मौजूद था जिसकी हिम्मत की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। वो था एक स्थानीय नाविक। नाम सामने नहीं आया, लेकिन उसकी हिम्मत हमेशा याद रखी जाएगी। उस नाविक ने एक पल भी नहीं गंवाया। वो दौड़कर अपनी नाव की तरफ गया और पूरी रफ्तार से नाव को नदी में उतार दिया। उसने नाव को ठीक उसी दिशा में मोड़ा जिधर मगरमच्छ दीपक को लेकर गया था। नाव पानी को चीरती हुई आगे बढ़ी और फिर नाविक ने एक ऐसा काम किया जो शायद ही कोई और कर पाता। उसने अपनी नाव को सीधे मगरमच्छ की पीठ से टकरा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। मगरमच्छ चौंक गया। उसने एक पल के लिए दीपक को अपने मुंह से छोड़ दिया। दीपक का सिर पानी की सतह पर दिखाई दिया। एक उम्मीद की किरण जागी। शायद अब वो बच जाए, शायद अब वो जिंदगी की इस जंग को जीत जाए। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। दीपक अभी खुद को संभाल भी नहीं पाया था कि वो मगरमच्छ दोबारा से हमलावर हो गया। इस बार उसने पहले से भी ज्यादा गुस्से के साथ हमला किया। उसने दीपक को अपने जबड़ों में कसकर पकड़ा और इस बार ऐसी तेजी से पानी के अंदर ले गया कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। पानी की सतह पर कुछ बुलबुले उठे, फिर वो भी शांत हो गए और दीपक शर्मा हमेशा हमेशा के लिए सरयू नदी की उन गहराइयों में खो गया। घाट पर अब सिर्फ रोने और चिल्लाने की आवाजें थी।
रेखा को जब ये खबर मिली तो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी 4 साल की बेटी निक्की अपनी माँ को झकझोरते हुए पूछ रही थी, मम्मी पापा कहाँ है, पापा को बुलाओ ना। लेकिन कोई जवाब नहीं था। एक ही दिन में रेखा की पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। एक तरफ चिता पर उसकी माँ जल रही थी और दूसरी तरफ सरयू नदी उसके पति को निगल चुकी थी। खबर तुरंत प्रशासन तक पहुंचाई गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, वन विभाग के अधिकारी आए, एसडीआरएफ की टीम को लखनऊ से बुलाया गया। पूरी रात सरयू नदी में दीपक की तलाश चलती रही। नावें चली, गोताखोर पानी में उतरे, टॉर्च की रोशनी में हर कोने को छाना गया, लेकिन दीपक का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। रात बीत गई, सूरज ने एक नई सुबह को जन्म दिया। तारीख बदल गई। अब थी 21 मई 2026 और इसी दिन कहानी अपने सबसे चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचने वाली थी। घटना स्थल से करीब 8 किलोमीटर दूर एक और घाट था जिसका नाम था एली मांझा घाट। उस घाट पर भी कुछ लोग अपने किसी का अंतिम संस्कार करने आए हुए थे। दोपहर के करीब 1 बज रहे थे। मंत्रों की आवाज हवा में गूंज रही थी। चिता की लकड़ियां धीरे धीरे जल रही थी। लोग अपने गम में डूबे हुए थे। तभी अचानक उनमें से एक व्यक्ति की नजर सरयू नदी के बीचों बीच पड़ी। उसने कुछ अजीब सा तैरता हुआ दिखाई दिया। पहले उसे लगा कि शायद कोई लकड़ी का टुकड़ा होगा, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो उसके होश उड़ गए। नदी में कुछ बह रहा था जो बिल्कुल इंसान के शरीर जैसा दिखाई दे रहा था। उसने जोर से चिल्लाकर बाकी लोगों को बुलाया। सबकी नजरें नदी की तरफ गई। वो एक इंसानी शव ही था। तुरंत वहां मौजूद नाविक को बुलाया गया। नाविक ने अपनी नाव निकाली और तेजी से नदी के बीच की तरफ बढ़ा। बहुत मुश्किल से उसने उस शव को पकड़ा और किनारे की तरफ खींचकर लाया गया। जैसे ही शव को घाट पर रखा गया, वहां मौजूद लोगों की चीख निकल गई। शव की हालत देखकर रूह कांप गई। पूरे शरीर पर गहरे जख्म थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे बुरी तरह नोच दिया हो। चेहरे पर भी निशान थे, कपड़े फटे हुए थे। लोगों ने हिम्मत करके शव की तलाशी ली। उसकी जेब में से एक पर्स मिला। पर्स को खोला गया। अंदर एक आधार कार्ड रखा हुआ था। आधार कार्ड पर नाम लिखा था दीपक शर्मा। उम्र करीब 30 साल। पता ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास सिग्मा 2। ये नाम पढ़ते ही वहां खड़े सारे लोग सन्न रह गए, क्योंकि इसी नाम का व्यक्ति पिछले 24 घंटों से सरयू नदी में लापता था। पूरा प्रशासन, पूरी पुलिस, पूरी एसडीआरएफ टीम इसी दीपक शर्मा को ढूंढ रही थी और अब वो खुद बहता हुआ इस घाट तक आ पहुंचा था। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जब डॉक्टरों ने शव की जांच की तो जो बातें सामने आई वो और भी ज्यादा हैरान करने वाली थी। डॉक्टरों ने बताया कि शरीर पर मगरमच्छ के दांतों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। एक बात और सामने आई कि मगरमच्छ ने दीपक को पूरी तरह से नहीं खाया था। शायद उसका पेट भर गया था या किसी और वजह से उसने शव को छोड़ दिया था और इसी वजह से दीपक की पहचान हो पाई। वरना अगर मगरमच्छ अपना पूरा काम कर लेता तो शायद दीपक का परिवार कभी अपने प्यारे बेटे का अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाता। उधर डिया गांव में जब रेखा को यह खबर मिली तो उसकी हालत देखने लायक नहीं थी। एक तरफ अभी उसकी मां का अंतिम संस्कार पूरा भी नहीं हुआ था और दूसरी तरफ अब उसके पति की लाश आ चुकी थी। 4 साल की निक्की अपने पापा का चेहरा देखने की जिद कर रही थी, लेकिन घर वालों ने उसे दूसरे कमरे में बंद कर दिया क्योंकि वो मंजर एक बच्ची के देखने लायक नहीं था। पूरे गांव में मातम पसर गया। हर आंख नम थी। हर जबान पर बस एक ही सवाल था कि आखिर क्यों दीपक ने उस चेतावनी को नजरअंदाज किया। आखिर क्यों उसने गांव वालों की बात नहीं सुनी। जिला प्रशासन की तरफ से दीपक के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया, लेकिन दोस्तों आप खुद सोचिए, क्या 4 लाख रुपए से एक बच्ची के सिर से उठे हुए पिता के साय की भरपाई हो सकती है? क्या 4 लाख रुपए से एक पत्नी के माथे का सिंदूर वापस आ सकता है? क्या 4 लाख रुपए से वो हंसी, वो प्यार, वो सपने वापस आ सकते हैं जो दीपक अपने साथ ले गया? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। पैसों से किसी इंसान की जिंदगी की कीमत कभी नहीं चुकाई जा सकती। अब आखिर में एक बहुत जरूरी बात, ये कहानी आपको सुनाने का मकसद आपको डराना नहीं था, मकसद था आपको जागरूक करना। हम सब अपनी जिंदगी में कई बार ऐसी चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हैं। कभी सड़क पर लिखी हुई स्पीड लिमिट को, कभी बिजली के खंभों पर लिखी खतरे की चेतावनी को, कभी समुद्र किनारे लगे लाल झंडे को, कभी ऐसे ही नदी किनारे लगे मगरमच्छ वाले बोर्ड को। हम सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन दोस्तों हादसा कभी पूछ कर नहीं आता, वो बस आ जाता है और जब आता है तो अपने पीछे से जख्म छोड़ जाता है जो जीवन भर नहीं भरते। दीपक शर्मा एक अच्छा इंसान था, एक प्यारा बेटा था, एक प्यारा दामाद था, एक प्यारा पति था और एक प्यारा पिता भी था। उसने अपनी सास के लिए वो किया जो शायद बहुत कम दामाद करते हैं।
उसने रिवाज तोड़े, परंपराओं को चुनौती दी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी सास को अपनी सगी माँ मानता था। लेकिन एक छोटी सी लापरवाही ने उसकी पूरी जिंदगी छीन ली। तो दोस्तों, एक वादा कीजिए अपने आप से, अपने परिवार से कि चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं भी किसी खतरे की चेतावनी हो तो उसे कभी मजाक में मत लीजिएगा, उसे कभी नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकती है। दीपक शर्मा को बुद्धा इंस्पायर्ड परिवार की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। तो दोस्तों, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करना मत भूलिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जागरूकता दूसरों तक भी पहुँचे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी हर खबर, हर नई खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।